हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एजुकेशनल थॉट में वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशंस को पढ़ेंगे, जिसमें हम आज एक एजुकेशनल थिंकर्स रूसो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें रूसो की उसका जीवन परिचय समझना चाहिए। 18वीं शताब्दी में रूसो जितने भी क्रांतिकारी विचारधारा वाले युग प्रवर्तक थे, श्रेष्ठ प्रकृतिवादी दार्शनिक थे और महान शिक्षा शास्त्री, उनमें रूसो का नाम आता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, लेकिन बौद्धिक रूप से वो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। उनकी लेखन शक्ति के कारण फ्रांस में बहुत भारी राजनीतिक और सामाजिक क्रांति आई उस समय। शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्होंने एक जागृति उत्पन्न कर दी। रूसो 1712 में इनका जन्म हुआ जिनेवा में, बहुत ही साधारण परिवार में। जन्म के तुरंत बाद उनकी माता का देहांत हो गया था और उनका जो पालन पोषण है वो अच्छे से नहीं हो पाया। उनके परिवार के दूसरे लोगों ने उनका पालन पोषण किया। उनके पिता ने भी बहुत ध्यान नहीं दिया। एक तरह से पारिवारिक या माता पिता का ठीक से नियंत्रण न होने के कारण वो इधर उधर घूमता रहता था दिन भर, और स्विट्ज़रलैंड में जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद लेता था। यानी घुमक्कड़ टाइप का बच्चा हो गया वो। धीरे धीरे प्रकृति के सानिध्य में रहने से, प्रकृति के सानिध्य में आने के कारण उसका प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ता गया। धीरे धीरे वो प्राकृतिक सौंदर्य का उपासक हो गया, लेकिन इसके साथ साथ ही उसके अंदर बहुत सारे दुर्गुण भी आ गए। कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकों का भी उसने अध्ययन किया। इस कारण जो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ एवं जो उसकी आत्मा व्यक्ति की जो भावना उसके अंदर जो उद्दीप्त हुई, आत्म अभिव्यक्ति की जो भावना उद्दीप्त हुई, विद्यालय की जो एजुकेशन है वो उसको आकृष्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उन दिनों विद्यालयी शिक्षा में बनावटीपन बहुत ज़्यादा था और कठोरता बहुत ज़्यादा थी। अनुशासन की स्थापना के लिए स्कूलों में बहुत कठोर दंड दिया जाता था, ये उसको पसंद नहीं था। तो इन सब परिस्थितियों का रूसो के ऊपर, बालक रूसो के ऊपर बहुत ज़्यादा जो गहरा प्रभाव पड़ा, तो वही रूसो के शैक्षिक विचारों में परिलक्षित होता है। 10 साल की अवस्था तक वो इधर उधर शिक्षा प्राप्त करता रहा, घूमता फिरता रहा, और उसके बाद वो किसी टीचर के यहाँ लैटिन भाषा भी पढ़ने जाता था। वहाँ भी उसका मन नहीं लगा। फिर उसने वो व्यवसायी के यहाँ काम करने लगा, नौकरी जैसी करने लगा, वहाँ भी मन नहीं लगा। वो भी बहुत निर्दयी व्यक्ति होता होगा, तो उसने परेशान करता होगा, तो मन नहीं लगा उसका, और वहाँ से भाग के निरुद्देश्य घूमता रहता था इधर उधर। पढ़ाई भी बंद हो गई और 20-21 साल की उम्र तक बहुत ही कष्टमय जीवन उसका व्यतीत हुआ। और उस समय वहाँ का की जो सोसाइटी थी, सोसाइटी ने उसके ऊपर बहुत आरोप लगाए, उल्टे सीधे आरोप लगाए होंगे कि वो उसको आवारा टाइप लड़का बताया, तो जिससे उसको उसके मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंची और वो वहाँ से भाग करके फ्रांस पहुँच गया। यहीं से उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। फ्रांस में जाकर के वो बीमार भी हुआ और फिर उसकी जो रुचि थी वो साहित्य के अध्ययन की ओर बढ़ गई। उसने प्लेटो, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेन, वोल्टेयर, इन सब ग्रंथों का, इन लेखकों के ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने विचारों को एक क्रमबद्ध करने का उसने प्रयास किया।
स्वयं भी लेखक उसने बनने का विचार किया और तमाम लेखकों से उसका परिचय हुआ और वो किताबें भी लिखने लगा। रूसो ने प्लेटो की जो द रिपब्लिक है उसका बहुत अध्ययन किया और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। उस समय फ्रांस में लुई 15वें का शासन था और वो जो शासनकाल था बहुत ही कठोर था, विलासी और निर्दयी शासन था। निर्दयता का बोलबाला था वहाँ पे। गरीब और छोटे लोगों का शोषण होता था, पूरी जनता परेशान थी। तो ऐसी स्थिति में उसने शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई वहाँ पे फ्रांस में और उसने लेख लिखे कई। उसके उन लिखे लेखों से एक राज्य में वहाँ क्रांति जैसी स्थिति पैदा हो गई। समाज में जो उसने लिखा कि ये समाज अत्यंत दूषित है और कृत्रिम है, उसके जीवन के कटु अनुभव हैं इसके प्रति, और इस समाज में दया, प्रेम, सहानुभूति, सरलता, विनम्रता, ये जो मानवीय गुण है इनका अभाव है। तो उसने एक जगह लिखा, उसने एक स्टेटमेंट लिखा कि प्रकृति के नियामक के हाथों से जो आने वाली प्रत्येक वस्तु है वो अच्छी होती है, लेकिन मनुष्य के हाथ में आकर के वह दूषित हो जाती है। ऐसा लिखा उसने। एवरीथिंग इज गुड एज इट comes from the hands of the author of nature, but every degenerates in the hands of man। मनुष्य के हाथों में आके वो दूषित हो जाती है। प्रकृति ने तो अच्छा दिया था हमें, ईश्वर ने तो अच्छा दिया, क्योंकि वो प्रकृतिवादी था इसलिए वो प्रकृति को मानता था। धीरे धीरे उसने बहुत सारी रचनाएं लिखी, प्रकाशित भी हुई, जिनमें से एक उसने किताब लिखी प्रोजेक्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ सेंट मैरी करके। तो ये जो पुस्तक थी ये 2 बालकों की शिक्षा से संबंधित थी। दूसरी किताब उसने लिखी डिस्कोर्स ऑन द साइंसेज एंड आर्ट्स। तो ये जो बुक उसने लिखी वो उस पर पुरस्कार भी मिला था उसको, और ये प्रकृति और जो प्राकृतिक जीवन है उसके महत्व पे इसमें उसने प्रकाश डाला और ये सिद्ध किया कि विज्ञान की प्रगति के कारण जो मानव जीवन है वो दूषित हो गया है। तीसरी एक किताब उसने और लिखी द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन। द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन। इसमें अपनी इस रचना में उसने ये सिद्ध किया कि मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न करने का जो संपूर्ण उत्तरदायित्व है वो सभ्यता के विकास को है। इसी कारण उसने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। ये उसका एक स्लोगन है, प्रकृति की ओर लौटो। और वो कहता है कि मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न करने का जो संपूर्ण जो उत्तरदायित्व है उस सभ्यता के विकास को है। यानी प्रकृति ने कोई भेदभाव पैदा नहीं किया है, उसका ये कहना था। एक और किताब उसने लिखी द न्यू हेलोएज करके, न्यू हेलोएज। तो इस किताब में उसने पारिवारिक शिक्षा पे प्रकाश डाला कि परिवार की शिक्षा का कितना महत्व है और शिक्षा में माँ का कितना बड़ा रोल है। बच्चे की, बालक की शिक्षा में उसकी माँ का कितना बड़ा रोल, क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो गई थी उसके बचपन में। उसको अपनी माँ का लाड़ प्यार नहीं मिला, माँ का स्नेह नहीं मिला और माँ का सानिध्य नहीं मिला, और इसके कारण वो उसको ऐसा लगता था कि हमारी माँ नहीं है, तो इस वजह से हमारी शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अच्छे से नहीं हो पाई। जैसे कि ये माना जाता है कि माँ जो होती है वो किसी बच्चे की प्राथमिक शिक्षिका होती है, तो वो अपनी माँ को मिस करता था। उसको लगता था कि मदर होना बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। उसने इस किताब में यही लिखा। एक किताब उसने लिखी कि डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इस किताब में उसने पॉलिटिकल इकोनॉमी
यानी कि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र संबंधी विचार अपने व्यक्त किए इसमें। एक बुक उसने लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक बहुत बड़ी रचना है रूसो की, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस ग्रंथ में उसने जो सामाजिक और जो राजनीतिक विचार हैं वो प्रकट किए। उसने अपने विचार रखे कि समाज कैसा हो, राजनीति कैसी हो, इसके विचार उसमें दिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही फेमस किताब है उसकी। उसने इसमें इस बुक में लिखा कि मनुष्य, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है उसका, कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, यानी हम पैदा तो स्वतंत्र होते हैं लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ जाते हैं उसके बाद। यानी कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। तो बहुत ही सटीक व्याख्या, सटीक सेंटेंस उसने लिखा। इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं कि वाकई में ऐसा है, और हम पैदा तो स्वतंत्र होते हैं लेकिन उसके बाद हम इस सामाजिक ये जो बंधन है, जो दुनियादारी जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मोह माया भी कहते हैं, उसके बंधन में हम जकड़ जाते हैं, यानी जंजीरों से हम जकड़ जाते हैं। ये उसकी बहुत फेमस किताब थी। एक बहुत ही फेमस किताब जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई, महान ग्रंथ था उसका, एमील नाम है उसका, EMILE, एमील। ये ग्रंथ शिक्षा संबंधी विचारों से भरा पड़ा है, यानी एजुकेशन के बारे में उसके जो अपने विचार थे वो इसमें उसने लिखे। तो एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा का एक शोध ग्रंथ इस किताब को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये शिक्षा का शोध ग्रंथ। इसमें रूसो, इस ग्रंथ की वजह से रूसो एक महान शिक्षा शास्त्री के रूप में स्थापित हो गया और शिक्षा सुधारक के रूप में स्थापित हुआ। इस किताब में उसने एक कल्पित युवक का वर्णन किया, कल्पित युवक की शिक्षा का वर्णन किया। उसने एक युवक की कल्पना की और आई थिंक कि उसने अपने ऊपर ही लिखा होगा कि वो एक कल्पित युवक है और उसकी शिक्षा कैसे हुई और क्या क्या उसने समस्याएं झेली समाज में। तो रूसो इस समाज के, वो कहता है कि जो कृत्रिम वातावरण से दूर, प्रकृति के सरल और स्वाभाविक वातावरण में, मतलब इस कृत्रिम वातावरण से दूर और प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के अनुसार बालक को शिक्षित करना चाहिए। उसका ये कहना है। उसका ये विचार है कि बालक की जो शिक्षा का उद्देश्य है वो उसके मन को, उसके मस्तिष्क को, उसके शरीर को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित करने देना चाहिए। मन, मस्तिष्क और शरीर, इनको स्वतंत्रता पूर्वक विकसित करना चाहिए। इसके लिए उसने शिक्षा की कृत्रिमता जो है उसको हटाकर स्वाभाविक वातावरण में और स्वाभाविक रीति से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उसका ये मानना था। लेकिन उस समय के जो राजनेता थे या शासन था, वो उनको ये व्यवस्था उनको नहीं ठीक लगी। उनको लगा कि ये लोगों को भड़का रहे हैं, और उसके इस जो ग्रंथ था एमील, इसको वहाँ पे जगह जगह उसको जलाने वलाने का काम भी किया गया और प्रतिबंध भी लगाया गया। इस तरह से उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध फिर लगा दिए गए। एक तरह से उसने ये जो एजुकेशन का सिस्टम था, जिसमें दंड की व्यवस्था थी, जिसमें कठोर अनुशासन था, जिसमें ज़बरदस्ती पढ़ाया जाना था, एक कृत्रिम सिलेबस बनाया गया, इन सब का वो विरोध करता है, दिखता है। अंत में उसने एक और रचना की जिसका नाम था कन्फेशंस, और ये उसका एक अंतिम ग्रंथ था, कन्फेशंस। तो इस ग्रंथ को लिखने के बाद इसमें उसने अपनी एक्चुअल में जीवनी लिखी। इस ग्रंथ में उसने अपनी जीवन परिचय लिखा। अब उसके जो शैक्षिक विचार हैं वो उनको हम यूँ समझेंगे कि रूसो का कहना था कि
एक तरह से उसने शिक्षा के 3 मूल स्रोत बताए, प्रकृति, मानव और पदार्थ, 3 बताए उसने। प्रकृति द्वारा वो कहता है कि शिक्षा से रूसो का अभिप्राय था कि बालक को जो शिक्षा प्रदान की जाए वो उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं बालक की और उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुकूल हो शिक्षा। स्वाभाविक प्रवृत्तियां और उसकी आवश्यकताएं, तभी बालक के जो विभिन्न अंग हैं और उसकी जो शक्तियां हैं उनका स्वाभाविक विकास संभव होगा। शिक्षक को वो कहता है कि शिक्षक को बालक की स्वाभाविक जो प्रकृति है उसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि शिक्षक अपने विद्यार्थी को पूर्णतया समझे कि उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, और फिर बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास तभी संभव हो सकता है जब हम बालक में प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना जागृत कर पाएं। उसको प्राकृतिक वातावरण में रख के प्राकृतिक तथ्यों और जो वस्तुएं हैं उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करना चाहिए। दूसरा पॉइंट उसने दिया था, 3 चीजें बताई थी, एक तो प्रकृति, दूसरा मानव और तीसरा पदार्थ। मानव द्वारा शिक्षा से रूसो का अभिप्राय था कि व्यक्ति के ऊपर उसके समाज तथा समूह के संपर्क से जो पड़ने वाला जो स्वभाव है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर समाज का और जिन जिन लोगों के संपर्क में रहता है उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति एक चूंकि सामाजिक प्राणी है और किसी न किसी समाज या समूह का वो सदस्य होता है, तो समाज के जो तथा या कोई समूह के जो अन्य सदस्य हैं उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी मान्यताएं, उनकी परंपराएं, उन सब का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। रूसो के अनुसार ये जो प्रभाव है यही मानव द्वारा प्राप्त शिक्षा है। बात ठीक है कि हम इंसानों से जो सीखते हैं, जो कुछ दूसरे इंसान से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, क्योंकि व्यक्ति और व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज। तीसरा उसने बताया कि पदार्थ द्वारा दी गई शिक्षा। तो रूसो कहता है कि दोनों प्रकार की जो शिक्षा है वो प्राकृतिक शिक्षा की अपेक्षा निम्न स्तर की मानता है, यानी कि दोनों प्रकार की ये जो शिक्षा प्राप्त हुई प्राकृतिक शिक्षा की अपेक्षा वो निम्न प्रकार की उसको मानता है। फिर भी उसका ये विचार है कि पूर्ण शिक्षा के लिए तीनों में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पदार्थ भी बहुत जरूरी है, पदार्थ से भी हमें ज्ञान होता है। तो उसने एक 2 शिक्षण सिद्धांतों का उसने प्रतिपादन किया। एक तो ये आया कि प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर का सिद्धांत, और बालक के अध्ययन का सिद्धांत। इन सिद्धांतों का तात्पर्य था कि बालक की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, उसकी जो आवश्यकताएं, उनका भली भांति अध्ययन करके और प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। एक जगह उसने लिखा भी है कि द चाइल्ड इज अ बुक विच द टीचर हैज टू गो फ्रॉम पेज टू पेज। द चाइल्ड इज अ बुक विच द टीचर हैज टू गो फ्रॉम पेज टू पेज। बहुत सही लिखा उसने। हम किसी बच्चे को तभी अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं जब हम उसको पेज टू पेज जाएं, पढ़ें। आपको जब ही आप उसको समझ पाएंगे और उसको समझा पाएंगे। इसके बाद एक इसमें टॉपिक आता है कि रूसो की निषेधात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन ऑफ रूसो। रूसो कहता है कि एजुकेशन 2 प्रकार की है, एक पॉजिटिव यानी निश्चयात्मक शिक्षा हिंदी में कहेंगे, और दूसरी है निषेधात्मक शिक्षा यानी नेगेटिव एजुकेशन। उसने इस पॉजिटिव या निश्चयात्मक एजुकेशन का विरोध किया है और नेगेटिव यानी निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन किया है।
अब दोनों हैं क्या, हमें समझ लेना चाहिए। पॉजिटिव एजुकेशन या निश्चयात्मक शिक्षा वो है कि रूसो कहता है कि ये जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली है उस समय की, उस जमाने जब वो था सन 1700 कुछ के आसपास, उस समय जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी उसको वो कहता है कि ये निश्चयात्मक शिक्षा है, और उसका वो घोर विरोध करता है और उसके विपरीत चलने का सुझाव देता है। उस समय बालक को जो शिक्षा दी जाती थी वो बालक समझ के नहीं दी जाती थी, वो एक छोटा प्रौढ़ समझ के दी जाती थी कि वो एक छोटा प्रौढ़ है कोई, ऐसा समझ के एजुकेशन दी जाती थी। जो कार्य प्रौढ़ व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए उसकी शिक्षा छोटे बालकों को दी जाती थी उस समय। तो वो उसका विरोध करता था, वो कहता था कि ये कार्य प्रौढ़ व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए, ये बालकों का कार्य नहीं है, और वो शिक्षा उनको दी जाती। तो ये जो पॉजिटिव एजुकेशन थी इसमें दंड का बहुत प्रावधान था, बहुत पनिशमेंट और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से। तो ये जो पॉजिटिव एजुकेशन थी ये सिर्फ बौद्धिक विकास की ओर ही सिर्फ ध्यान देती थी, उसको शारीरिक और अन्य शक्तियों की, बालक की जो शारीरिक शक्तियां हैं और उसकी शक्तियां, उनकी अवहेलना करती थी। जैसे उसकी रुचियों की, उसकी अभिरुचियों की, इन सब चीज़ों की अवहेलना होती थी। तो रूसो लिखता है कि पॉजिटिव एजुकेशन या निश्चयात्मक शिक्षा मैं उसे कहता हूँ जो समय से पूर्व ही मस्तिष्क को परिपक्व बनाना चाहती है, यानी उस समय बच्चों को उनके एज ग्रुप से पहले ही, उनके समय से पहले ही उनको एडल्ट बना देने वाली एजुकेशन थी, और जो बालक को प्रौढ़ मनुष्य के कर्तव्यों को करने का निर्देश जैसा देती थी। इसका उसने विरोध किया। तो इस पॉजिटिव एजुकेशन में नैतिकता और चरित्र के नाम पे बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो मनोविज्ञान के अनुकूल नहीं होती थी। रूसो इस विचार से सहमत नहीं था, वो इसका विरोध करता था। तो वो कहता है कि एक जगह कि उस क्रूर शिक्षा के बारे में हम क्या विचार करें कि जिसमें जो वर्तमान को अनिश्चित भविष्य पर बलि दे दे, बालकों पे भांति भांति के बंधन लगा दे, काल्पनिक सुख के लिए वो कदाचित जो कभी पता नहीं भोगेगा या नहीं, और उसको बहुत पहले से ही दुखी बना के उसको दी जा रही है। तो वो ऐसी शिक्षा के पक्ष में नहीं था। वो कहता था कि शिक्षा में जितने भी सिद्धांत व्यवहार में लाए जा रहे हैं उनके विपरीत काम करो, तभी तुम हमेशा सही काम कर सकोगे। इस तरह से उसने इस पॉजिटिव एजुकेशन का उस समय जो प्रचलित थी उसका विरोध किया। उसको उसने पॉजिटिव एजुकेशन का नाम दिया, निश्चयात्मक। अब उसने जो जिस एजुकेशन का नाम लिया वो थी निषेधात्मक शिक्षा। तो जो निषेधात्मक शिक्षा थी, ये नेगेटिव एजुकेशन, ऐसे तो लगता है कि नेगेटिव बात करेगा, लेकिन इसको हम ज़रा समझें कि क्या क्या कहा उसने। तो रूसो कहता है कि वो जो तत्कालीन प्रचलित एजुकेशनल सिस्टम था उसको, पॉजिटिव एजुकेशन का जिसको नाम दिया गया था, उसका विरोध किया, और उसने कहा कि इस निषेधात्मक शिक्षा का हम इसके विपरीत एक नेगेटिव एजुकेशन बनाएंगे और चलाएंगे, और उसका समर्थन और उसने प्रचार किया। नेगेटिव एजुकेशन का जो उद्देश्य था वो जो बालक की जो प्रकृति है, उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसकी शक्तियां हैं, उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जाए। रूसो का ये कहना था। नेगेटिव एजुकेशन से तात्पर्य उसका ये था कि बालक की जो प्रकृति है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, उनके अनुसार उसको शिक्षा दी जाए। वो ज्ञानेंद्रियों के विकास में सहायक होती हैं। ये सारी, इन सब का अगर डेवलपमेंट करेंगे तो बालक की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो डेवलप होंगी, और बालक को प्रौढ़ की तरीके से शिक्षा नहीं देनी चाहिए, एक उसको छोटा एडल्ट नहीं मानना चाहिए, और ना ही उसके अंदर प्रौढ़ों वाले गुण पैदा करने चाहिए। लेकिन ये जो नेगेटिव एजुकेशन है वो जो एडल्ट्स के अंदर जो दुर्गुण आ जाते हैं उनसे उनका बचाव करती है।
तो उसने स्पष्ट लिखा है कि मैं इस नेगेटिव एजुकेशन की शिक्षा को कहता हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान करने से पहले उन अंगों को जो इसके साधन हैं उनको पूर्ण बनाने के लिए इंद्रियों के उचित अभ्यास या तर्क द्वारा विवेक का मार्ग तैयार करने का प्रयत्न करती है। यानी कि वो विवेक शक्ति को इम्पोर्टेंस देता है। वो कहता है कि नेगेटिव एजुकेशन का मतलब निठल्लापन नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव रूप में सोचने लगें और पढ़ाई बंद कर दें और उठल्ले निठल्ले बन जाएं। वो ये कहता है कि ये दुर्गुणों से बचाती है, सत्य बोलना नहीं सिखाती, ये झूठ बोलने से बचाती है। बालक को वो कहता है कि उस मार्ग की ओर उन्मुख करती है कि जो उसे सत्य की ओर ले जाएगा और उसको समझ सकने की जो अवस्था है उसमें पहुंचाएगा, अच्छाई की ओर ले जाएगा और इसे पहचानने और प्रेम करने की शक्ति प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसका तात्पर्य निकालें तो ये निकलता है कि जो नेगेटिव एजुकेशन है इसका तात्पर्य कि बालक की जो आयु है, उसकी जो शक्ति है, उसकी रुचि है, उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसकी जो प्रकृति है, उसके अनुसार जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो नेगेटिव एजुकेशन कहलाएगी। यहाँ दंड का कोई स्थान नहीं है, ज़बरदस्ती का कोई स्थान नहीं है, अनावश्यक पाठ्यक्रम का कोई स्थान नहीं है, एडल्ट जैसे पाठ्यक्रम का कोई स्थान नहीं है कि छोटे बच्चों को बड़े लोगों जैसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। तो रूसो ने जो नेगेटिव एजुकेशन है उसका समर्थन बाल्यावस्था के लिए किया था। उसका विचार ये था कि बालक जो है हर दृष्टि से साधु प्रकृति का होता है और उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन ये समाज से के संपर्क में जब वो आता है तो उसके अंदर बुराइयां आना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए वो ये कहता है कि बालक को इस कृत्रिम वातावरण से और इस दूषित समाज से दूर हटा करके शिक्षा देनी चाहिए। प्रारंभ में हर बालक दुर्गुणों से रहित होता है, लेकिन जब वो सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तो उसके अंदर अनेक दुर्गुण और बुराइयां आ जाती हैं। इसीलिए बालक को समाज से दूर हटा करके शिक्षा उसकी व्यवस्था करने की बात वो कहता है। अब ये उसकी नेगेटिव एजुकेशन थी। इसके बाद हम समझेंगे कि उसके स्त्री संबंधी क्या विचार हैं, उसके स्त्री शिक्षा संबंधी क्या विचार हैं। तो स्त्री शिक्षा के लिए रूसो ने जो बात कही है उसमें उसने शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में कहा कि स्त्रियों को सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि कोई स्त्री तभी उसके अंदर समझ डेवलप होगी जब उसके अंदर जो शरीर से संबंधित जो समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, बच्चों का पालन पोषण है, उनका जन्म है, उसके अपने अंदर जो फिजिकल समस्याएं हैं उनकी समझ अगर उसको होगी तो वो अपना ध्यान अच्छे से रख पाएगी। तो वो कहता है कि इनके पाठ्यक्रम में जो साफ सफाई है, खेलना कूदना, व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, घूमना फिरना और जो शारीरिक क्रियाएं इसको उसने रखा। दूसरा वो कहता है कि गृह कार्य के लिए कि स्त्रियों को गृह कार्य में निपुण बनाने की चेष्टा करनी चाहिए, यानी कि वो स्त्रियों को गृह कार्य में निपुण बनाना चाहता है कि स्त्रियों को गृह कार्य में निपुण होना चाहिए, उनको बच्चों का पालन पोषण करना आना चाहिए, उनकी केयर करने अच्छे से आनी चाहिए, भोजन बनाना आना चाहिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई चित्रकारी इसकी शिक्षा देनी चाहिए, उनको नाचने गाने चित्रकारी इस तरह की जो कलाएं हैं, नृत्य कला, गायन कला, इन सब का उसको ज्ञान कराना आवश्यक है। यानी कि वो स्त्रियों की शिक्षा के लिए शारीरिक शिक्षा और गृह कार्य की शिक्षा की व्यवस्था चाहता है। इसके साथ ही वो ये कहता है कि स्त्रियों को आज्ञा पालन और अध्यवसाय जैसे गुणों का विकास भी होना चाहिए।
यानी कि वो स्त्रियों के अंदर आज्ञा पालन और परिश्रम करने की जो प्रवृत्ति उत्पन्न करें। यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं रूसों का, कि रूसों ने क्या कहा, सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं। तो रूसों का विचार ये था कि स्त्री को अपने माता पिता और अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा वो कहता है। उसका विचार था कि उसको बिना हिचकिचाहट के अपने माता पिता और पति के जो आज्ञा है उनका सदैव पालन करना चाहिए। यानी कि वो स्त्रियों को अपने माता पिता या अपने पति के नियंत्रण में रखना चाहता है, और कहता है कि उनको परिश्रमी भी बनाया जाए महिलाओं को, जिससे कि वो अपने पति की और परिवार की सेवा करने में पीछे ना हटें, ऐसा वो कहता है। एक जगह वो इसमें ये भी लिखता है कि पुरुषों के स्वभाव का भी अध्ययन महिलाओं को करना चाहिए, जिससे कि वो पुरुषों के उनके स्वभाव के अनुकूल वो आचरण करें, और उनको पुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए और उन्हीं के अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उसके ये अपने विचार हैं। उसका ये कहना था कि किसी भी स्त्री को पुरुष मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वो पुरुषों के अकॉर्डिंग चल सके, उनकी भावनाओं के अनुकूल चल सके। धार्मिक शिक्षा के लिए उसका कहना है कि स्त्रियों को धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, वो विश्वास करता है उसके ऊपर। और इस संबंध में वो कहता है कि महिलाओं को रूढ़िबद्ध ढंग से शिक्षा, धार्मिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। प्रत्येक लड़की को अपनी माता का धर्म, अपने पति के धर्म का पालन करना चाहिए, इसलिए उसको धार्मिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। नैतिक शिक्षा की भी बात वो करता है कि स्त्रियों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए और उनको नैतिकता का पालन करना चाहिए। ये उसके स्त्रियों के जो विचार थे वो थे। तो अब शिक्षा के उद्देश्य रूसों के अनुसार क्या उसने बताया कि वो व्यक्तिवादी, एक तरह से देखा जाए तो व्यक्तिवादी विचारधारा का वो समर्थक था। शिक्षा के उद्देश्यों, उसने शिक्षा के व्यक्तिगत जो उद्देश्य हैं उन पर उसने अधिक बल दिया, और मनोविज्ञान और बालक को लघु प्रौढ़ मान करके चलने वाले जो उस समय की जो विचारधारा थी, तो उसका विरोध उसने किया। और वो कहता है कि बालक को शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मतलब शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बालक के शरीर का विकास करना, उसके शारीरिक शक्तियों का विकास करना, और ख़ास करके जन्म से लेकर के 5 साल की उम्र तक बच्चों की बहुत केयर करनी चाहिए, और उनको बालक समझ करके ही उनको शारीरिक विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके साथ उसने ये कहा कि इंद्रिय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए हमें। इंद्रिय प्रशिक्षण से मतलब है कि 5 से 12 साल तक के बच्चों को इंद्रियों का ज्ञान कराया जाना चाहिए और उनके प्रति उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। उसका ये मानना था कि बालकों को उपयोगी और जो व्यावहारिक ज्ञान है उसकी शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को अध्ययन के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए सभी को, 12 से 15 साल के बच्चों को, जिससे कि उनकी शारीरिक और ज्ञानेंद्रियों का विकास, शरीर का विकास हो सके, ज्ञानेंद्रियों का विकास हो सके। और बालकों को व्यावहारिक ज्ञान देना चाहिए जीवन का, इस उम्र में ये बहुत ज़रूरी उसने बताया। भावनात्मक विकास का उद्देश्य भी उसने बताया कि बच्चों को चूँकि बहुत ही इमोशनल होते हैं इस उम्र में, और उनको उनके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए उनको ठीक से वो काम करें, ओवर ना हो जाए, तो उसके शरीर, उसकी ज्ञानेंद्रियाँ, उसकी बुद्धि, इन सबको डेवलप करना चाहिए। वो ये भी कहता है कि बच्चों को जीवन जीने की कला सिखानी चाहिए, कि अब चूँकि युवावस्था आने वाली है, आ गई है, और अब हमको जीवन कैसे जीना है,
अब हमको दूसरों पर निर्भरता कम करनी है और अब बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा वो ये कहता है कि बच्चों को, बालक को वर्तमान सुखों की प्राप्ति करने की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वर्तमान जीवन के जो सुख हैं उनका भरपूर आनंद कैसे उठाया जाए। ऐसी शिक्षा न हो जो इस आनंद में बाधक हो। ये भी वो बताता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि बालक की जो शिक्षा है वो स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास हो, ऐसी एजुकेशन हो। उसको बहुत ज़्यादा नियंत्रण में रखना, कठोर अनुशासन में रखना उसके खिलाफ रहता है वो। और बालक की जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, उनको स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होने का अवसर प्रदान मिलना चाहिए उसको। पाठ्यक्रम के लिए रूसो ये कहता है कि जन्म से लेके 5 वर्ष तक जो विषयों की शिक्षा है वो अनावश्यक है। उसका मत है कि बालक को बालक समझ के एजुकेशन दी जाए, छोटा प्रौढ़ समझ के शिक्षा ना दी जाए, और इस उम्र में उसको बालक ही रहने दिया जाए 1 से 5 वर्ष तक। और जब वो स्वयं, जब तक वो बड़ा न हो जाए, तो इस अवस्था में उसको खेलना कूदना, प्राकृतिक वातावरण में रहना, शारीरिक विकास, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। 5 से 12 वर्ष के बालकों के लिए वो उसकी जो एजुकेशन है वो नेगेटिव एजुकेशन पे आधारित है, और वो ये कहता है कि ज्ञानेंद्रियों का विकास होना चाहिए और इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए पाठ्यक्रम में। ये पाठ्यक्रम उसका बनाया जाना चाहिए। और इसके लिए बच्चों के अंदर जो ज्ञानेंद्रियों का डेवलपमेंट है, तैरना, उठना बैठना, देखना सुनना, विभिन्न अंगों और ज्ञानेंद्रियों का उपयोग और उनकी स्वतंत्रता, और उसके ऊपर पुस्तकों का बोझ न लादा जाए और स्व अनुभव द्वारा सीखने का अवसर दिया जाए। क्योंकि वो प्रकृतिवादी मानसिकता का था, इसलिए वो इस तरह की बात करता है। 15 से 20 साल के लिए उसका ये कहना है कि इस उम्र में भावनात्मक विकास बहुत ज़्यादा होता है और उसकी एजुकेशन दी जाए कि बच्चों में सामाजिक, नैतिक और धार्मिक भावनाओं को जागृत कर सके। इसके लिए बालक को इतिहास और पौराणिक कथाएं और जो उपदेश वाली बातें हैं वो सब पढ़ाई सिखाई जानी चाहिए। इसके अलावा स्त्री शिक्षा के लिए तो आपने भी पढ़ी कि स्त्री शिक्षा के लिए वो ये कहता है कि वो उनको घरेलू एजुकेशन देनी चाहिए, यानी भोजन बनाने की, बच्चों का पालन पोषण, बुनाई, कढ़ाई, चित्रकारी, संगीत, नृत्य, और ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो होम साइंस की एजुकेशन उनको देनी चाहिए। शिक्षण विधि कैसी हो रूसो के अनुसार कि बच्चे को स्व अनुभव द्वारा सीखने देना चाहिए, यानी लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। अन्वेषण द्वारा सीखना यानी कि लर्निंग बाय डिस्कवरी, खोज द्वारा सीखना। और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण द्वारा सीखना। स्व अनुभव से सीखना, करके सीखना, खोज करके सीखना और निरीक्षण करके सीखना, ये उसने शिक्षण विधियां बताई जो आज के समय में भी उपयोगी हैं। यानी कि उसने स्वानुभव यानी कि पुस्तकीय शिक्षा का घोर विरोधी था। वो चाहता था कि बालक अपने अनुभव से सीखे। करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग में वो चाहता था कि बच्चे रटने की जो सिस्टम है, रट करके सीखने की जो प्रवृत्ति है वो ख़त्म की जाए और बच्चे को करके सीखने दिया जाए, यानी प्रैक्टिकल करके देखे। वो उसका समर्थक था। वो कहता है इस तरह से जो ज्ञान प्राप्त होगा, स्वयं करके जो सीखेगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। खोज करके सीखने में यानी कि बच्चे को कहता है कि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देने चाहिए बच्चों को, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस। उनको खुद भी खोजने देना चाहिए।
और खुद जब वो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो वो तथ्य ढूंढ के निकालेंगे, उनका मानसिक विकास अच्छे से होगा। निरीक्षण द्वारा सीखने में वो कहता था कि ये जो शाब्दिक शिक्षा है इसका वो विरोध करता है, और वो कहता है कि व्याख्यान से बालक लेक्चर मेथड से कुछ नहीं सीख सकता, और शिक्षकों के जो लंबे चौड़े भाषण है और व्याख्यान है उनको वो पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि बालक के अंदर जिज्ञासा नामक मूल प्रवृत्ति पाई जाती है और वो उन वस्तुओं में अधिक रुचि लेता है जिसमें उनकी जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति को जागृत करके और बालक को निरीक्षण का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। ये उसके शिक्षण विधियां थीं जो आज के समय में भी बहुत उपयोगी हैं। इसके साथ अनुशासन के बारे में रूसो का ये कहना था कि स्वतंत्रता का अनुशासन होना चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मुक्त अनुशासन होना चाहिए, यानी कि बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता से नहीं था, उसका उच्छृंखलता से नहीं था। उसका कहना था कि बालक अपने ढंग से कार्य करे और बिना किसी बंधन के, बिना किसी बाहरी बंधन के वो अपने कार्य को अंजाम दे और सीखे और विकसित करने का उसको अवसर मिले। ये उसके अनुशासन, यानी कि वो आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल या आत्मानुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है कि जब वो कार्य करेगा, सीखेगा, उसकी इच्छाओं की संतुष्टि होगी तो वो सेल्फ डिसिप्लिन जन्म लेगा उसके अंदर। तो एक तरह से हम देखें तो रूसो के जो शैक्षिक विचार हैं उनका अगर हम मूल्यांकन करें तो गुण दोष सभी में होते हैं, उसके अंदर भी उसकी भी जो उसने अपना बताया कार्यक्रम उसमें भी गुण दोष होंगे। अनेक विद्वान उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन सत्य ये है कि आज के समय में रूसो के जो विचार हैं उनका बहुत प्रभाव है। जैसे कि शिक्षण विधियों के संदर्भ में हमने देखा कि शिक्षण विधियों का बहुत ज़्यादा यूज है, जो चारों शिक्षण विधियां उसने बताई। और दूसरा उसने अनुशासन की बात करी कि बहुत ज़्यादा बच्चे को डांट फटकार और मारपीट और उस तरह के अनुशासन की वो बात करता है कि इस तरह से बच्चे को कठोर अनुशासन में नहीं रखना चाहिए, उससे बच्चों के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो रूसो के जो शैक्षिक विचार हैं उनका आज की एजुकेशन में उनका बहुत महान योगदान है। और उसने उसका ये कहना था कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और बच्चे को जो उसकी स्वाभाविक शक्तियां हैं, जो उसकी योग्यताएं हैं, उनका आंतरिक रूप से उसका विकास करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो उसके जो विचार हैं वो शिक्षा के समस्त पहलुओं को प्रभावित करते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय, इन सब पे उसका असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर के हम ये मान के चलते हैं कि रूसो की जो शिक्षा व्यवस्था उसने बताई वो आज के समय में काफ़ी कारगर है, और ख़ास करके शिक्षण विधियों के संदर्भ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक ये जो रूसो था ये हमने पढ़ा, समझा। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।